Welcome to my channel. Today I will teach you about लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं और फिर उन पे इंडिया में पावर करने की, रूल करने की क्षमता आ जाती है। फिर वो दोबारा से बैटल ऑफ बक्सर भी जीत जाते हैं मीर कासिम से, और शुजाउद्दौला, बलवंत सिंह, ये सब उसमें लड़ते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर भी ब्रिटिशर की सेकंड विक्ट्री होती है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के पास क्या जाते हैं, लैंड रेवेन्यू राइट्स। पहले वो यहाँ से टैक्स भरते थे, जो वो मना कर रहे थे कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अब वो इंडिया के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेंगे। क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, मैंने आपको बताया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें ब्रिटिशर्स को क्या मिले थे, दीवानी राइट्स मिले थे। व्हाट इज़ दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स होते हैं लैंड रेवेन्यू राइट्स। अब वो जो हमारी जो ज़मीन है उसमें से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ब्रिटिशर्स एक सिस्टम लेकर आते हैं जिसे कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है? इसका एक और नाम भी है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ओके, सो इस सिस्टम में ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि देखो सिंपल है, ब्रिटिशर कहते हैं कि हमने एक बंदा बिठा देंगे, मतलब एरिया इंडिया का, ये एरिया ज़मीन इंडियन रूलर की है, वहाँ पे एक ज़मींदार को बिठाएंगे। ज़मींदार का काम होएगा वो वहाँ पे खेती करे, कुछ भी करे, कितना भी उगाए, कितना भी बहाए, कुछ भी करे, ठीक है। कोई भी फसल उगाए, कोई भी काटे, कितना भी करे, कुछ भी करे। बट वो एक पर्टिकुलर ज़मींदार को एक ये बोला जाता था कि एक फ़िक्स रेट रखा जाता था, फ़िक्स टैक्स वो ब्रिटिशर को देगा, चाहे वो उस ज़मीन पे काम करे। ज़मींदार को एक ज़मीन दे दी जाती थी और उससे बोला जाता था तुम इस पे काम करो, ज़मींदारी करो, फसल उगाओ, ठीक है। अब जो बंदे होंगे वो ब्रिटिशर खुद थोड़ी करेगा खेती, वो बोलता था कि भाई जो इंडियंस हैं, जो इंडियन रूलर हैं, वो करेंगे खेती। वो एक ज़मींदार को बिठा देता था और वो ज़मींदार चाहे उस ज़मीन पे खेती करे, किसी भी चीज़ की करे, कितनी भी करे, ब्रिटिशर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और जो ज़मींदार होते थे ना, उन्हें एक पर्टिकुलर टैक्स बताया जाता था कि आपको इतना टैक्स पे करना है। अब इससे क्या नुकसान है? इससे नुकसान ये है कि जो ज़मींदार होगा वो अगर खेती कर पाए या फिर नहीं भी कर पाए, मतलब वो रिवेन्यू कलेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, उसे ब्रिटिशर को देना ही पड़ेगा उतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसे, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स उसे ब्रिटिशर को देना ही पड़ेगा। समझ गए सिस्टम? इस सिस्टम को कहते थे ज़मींदारी सिस्टम। यानी कि भाई एक ज़मींदार को बिठाएंगे, उसे एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ज़मीन देंगे, उससे बोलेंगे कि यहाँ पे काम कर, यहाँ इन लोगों से फसल काट या कुछ भी कर, उसको बेच, पर ये पर्टिकुलर रिवेन्यू ब्रिटिशर को दे। और अगर वो नहीं देगा तो वो जो ज़मीन है वो किसकी हो जाएगी, वो ब्रिटिशर, अगर वो नहीं दे पाएगा टैक्स, मतलब रिवेन्यू नहीं दे पाएगा उससे कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को, तो वो ज़मीन किसके अंडर आ जाएगी, वो ब्रिटिशर के अंडर आ जाएगी और वो ब्रिटिशर की एरिया एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये होता था ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? ज़मींदारों का हुआ, क्योंकि वो क्या करते थे, वो इतना कर ही नहीं पाते थे टैक्स कलेक्ट। तो ये सिस्टम आया था 1798 में, बंगाल में आया था ये। और कौन लाया था इसे? उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस समय थे। रिमूव किसने किया? ये रिमूव किए थे जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे रिमूव हुआ, और से 90% टैक्स इसमें भरना पड़ता था, ठीक है। 90% टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश को, और बस 10% ऑफ अमाउंट किसका रहेगा, वो रहेगा जो ज़मींदार बिठाया है उसका। ये था ज़मींदारी सिस्टम। अब एक और सिस्टम लाए ये, क्योंकि ये हर तरीके से दिमाग लगा रहे थे कि एक तो चलो हमने ज़मींदार बिठा के ज़मीन एक्वायर कर लेंगे अगर वो टैक्स नहीं भर पाएगा, तो एक और सिस्टम लाया रियोटवारी। रियोटवारी में क्या है, ये सिस्टम किसके टाइम पीरियड में आया था? थॉमस मुनरो के टाइम पीरियड पे आया था। इंडिविजुअल किसान इसमें टैक्स भरेगा ब्रिटिशर्स को,
यानी कि एक किसान है, उसे ज़मीन दे देंगे और वही टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करेगा और वो ब्रिटिशर्स को देगा। तो वो टैक्स पे करेगा इंडिविजुअल किसान ब्रिटिशर्स को। ये आया था साउथ इंडिया में और मद्रास और बॉम्बे में ये लागू हुआ था। ठीक है। एक और सिस्टम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था ये। और ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था वो मैं इतना डिटेल में, ये सिस्टम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाती हूँ। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कुछ जगहों पे लागू हुआ था। बस हमें जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत है बस हम उतनी ही पढ़ेंगे, जिसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है। ठीक है। तो ये इसमें क्या होता था, जैसे आपने वो फिल्म देखी है लगान, तो जैसे उस मूवी में दिखाते हैं कि पूरा जो गांव होता है वो कलेक्टिवली टैक्स पे करता है। तो उसमें वही था कि पूरा एक विलेज, होल विलेज पे द टैक्स कलेक्टिवली, पूरे गांव कलेक्टिवली टैक्स पे करेगा ब्रिटिशर्स को। यानी कि देखो अब कितने चालू हो गए हैं, पहले तो ये टैक्स भी नहीं भर रहे थे। और उल्टा अब ये क्या कर रहे हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर में इंडिया अच्छा है, इंडिया एग्रीकल्चर और सोना ये दोनों चीज़ें इंडिया में बहुत थी, भरा पड़ा था एग्रीकल्चर भी। मतलब एग्रीकल्चर में 80% 75% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही थी। हैंडीक्राफ्ट इंडिया के बहुत अच्छे थे। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को अब एक्सप्लॉइट करने लग गए। ठीक है। एक खेती होती थी इंडिगो की, नील की, तो ये सब चीज़ें अब हो ही नहीं पाएंगी क्योंकि इन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया, ज़मींदारी सिस्टम ले आया, उसमें ज़मींदार बिठा दिया। वो अगर टैक्स नहीं भर पाएगा तो ज़मीन इनकी, ज़मींदार इनसे परेशान हो गए। रियोट वाले सिस्टम में फार्मर्स इनसे परेशान होने लग गए। तो सारा नुकसान किसको होने लग गया, फार्मरों को, लोकल लोगों को। अब राजा महाराजाओं के लिए भी 2 अलग सिस्टम लाए थे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये लेकर आए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसके बाद ये जो प्रिंसली स्टेट वगैरह होती थी ना, जो जहाँ पे राजा महाराजा की जो जगह होती थी, मतलब पूरा एक इलाका, पूरा एक शहर टाइप, तो वो कैसे अब ये कब जाएंगे, उसे उनका भी तो इन्हें पूरी इंडिया को अब कॉलोनलाइज करने लग गए। तो उसको भी तो इन्हें कब जाना है, तो वो कैसे कब जाएंगे, उसके लिए 2 अलग पॉलिसी लेकर आए ये। वो 2 पॉलिसी क्या थी, सब्सिडियरी लाइन्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स। सब्सिडियरी लाइन्स आई 1798 में। इसे कौन लाया था, रिचर्ड वेलेस्ली लाया था। ये पॉलिसी किस चीज़ पे लागू होती थी, कौन सी स्टेट पे लागू होती थी, ये उन पे लागू होती थी जो टैक्स पे कर देते थे। दिस पॉलिसी इज़ फॉर दोज प्लेसेस विच आर एक्वायर्ड बाय ब्रिटिश। इफ़ दैट प्लेस रूलर डिड नॉट पे द टैक्स देन दैट प्लेस वॉज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। तो इन्होंने हर तरह से दिमाग लगाया था कि जो ज़मींदार है, जो कई इलाका का मालिक है, अगर वो टैक्स दे देता है तो उसकी ज़मीन कैसे कब जाएंगे, और जो नहीं देता है उसकी भी कैसे कब जाएंगे। तो सब्सिडियरी लाइन्स जो पॉलिसी आई थी, ये उन जगहों के लिए आई थी जो ब्रिटिश को टैक्स पे नहीं करते थे। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने ये सब्सिडियरी लाइन्स की जो पॉलिसी है, प्रिंसली स्टेट ने, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, प्रिंसली स्टेट ने साइन करी थी ब्रिटिशर के साथ। और जो प्रिंसली स्टेट टैक्स नहीं भर पाते थे वो ब्रिटिश के अंडर आ जाते थे, सब्सिडियरी लाइन्स के अंडर। यानी कि जो जगह के रूलर जो हैं वो अगर टैक्स नहीं भर पाएंगे, उन्हें बोला जाता था कि आपको टैक्स भरना है, मतलब अपनी ही जगह पे रहने के लिए टैक्स भरना है। पहले से ही वो प्रिंसेस हैं, वो राजा महाराजा हैं किसी जगह के, और अगर वो जो हैं टैक्स नहीं भर पाएंगे, उनकी ज़मीन वो खुद रह रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरा घर है, मैं अपने घर में रह रही हूँ, तो मुझे अपने घर पे रहने का ही पैसा देना पड़ रहा है इनको। तो अब इनका ऐसा रूल हो गया। लैंड रिवेन्यू सिस्टम तो लाए, बट ये प्रिंसली स्टेट वगैरह जो बड़ी बड़ी स्टेट थी, जो राजा महाराजा थे, उनकी ज़मीन कब्जाने के लिए भी वाले सिस्टम लाए, जिसमें एक था सब्सिडियरी लाइन्स। सब्सिडियरी लाइन्स के अंदर वो सारी स्टेट इसके कब्जे में आ गई ब्रिटिश के, जो भी टैक्स नहीं भर पाती थी। तो कुछ प्रिंसली स्टेट से हैं जो सब्सिडी लाइन्स के अंडर आ गए थे। ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक पॉलिसी थी जो कि लाए थे डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी कहते हैं इन्हें, मैं इन्हें लॉर्ड नहीं कहती हूँ क्योंकि ये कोई भगवान नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा उल्टा एक्सप्लॉइटेशन ही करके गए हैं, तो ये डलहौजी है। तो डलहौजी लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डलहौजी ने और भी बहुत सारे काम करे हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का सिस्टम भी लाए थे, और भी चीज़ें लाए थे इन्होंने। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके सती विडो मैरिज एक्ट थी एक, वो हटाई थी, ठीक है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ये किसके लिए थी? दिस पॉलिसी इज़ फॉर दोज हु पे टैक्स। ये पॉलिसी उसके लिए थी जो टैक्स भर देते थे। ये पॉलिसी में क्या कहा जाता था? एनी रूलर, इस पॉलिसी का एक नियम था, एनी रूलर हु डू नॉट हैव अ नेचुरल हियर। अब इसके लिए भी इन्होंने दिमाग लगाया। देखो ये वो स्टेट्स इसके अंडर आ गई जो स्टेट्स टैक्स पे कर देती थी इजीली, यानी कि कुछ स्टेट ऐसी थी जो अमीर थे, जिनके महाराजा वगैरह अगर वो टैक्स पे कर देते थे ना, ये उनको भी कब्जा आने के बारे में सोचते थे, ब्रिटिश उन पर भी कब्जा करने के बारे में सोचते थे। तो एक कंडीशन तो रखनी पड़ेगी ना, अब भाई उनको कैसे कब्जाएंगे, है ना। तो उसके लिए ये एक बात इन्होंने बोली, वो बात क्या थी? एनी रूलर who do not have a natural heir to the throne would have to forfeit the right to rule for his future generation, led to the annexation of Satara, नागपुर, झांसी, संभलपुर, उदयपुर, एटपुर एंड भगत। तो ये उसके लिए थी कि कोई राजा है मान लो, अब उसका खुद का बेटा नहीं है, बेटी नहीं बेटा नहीं है, मतलब खुद का कोई ख़ानदान का वारिस नहीं है, नेचुरल हियर नहीं है, नेचुरल यानी कि खुद की संतान नहीं है किसी राजा महाराजा की, और उसका कोई, तो वो जो स्टेट है वो पर्टिकुलर एरिया वो ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा। मतलब चाहे वो टैक्स पे कर रहा हो, बट अगर उसका खुद का कोई हियर नहीं है, खुद का कोई वारिस नहीं है ख़ानदान का थ्रोन पे बैठने के लिए, तो वो स्टेट ब्रिटिश के अंडर आ जाएगी। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंदर कौन कौन सी आ गई थी स्टेट? सतारा, नागपुर, झांसी, संभलपुर, उदयपुर, ये सब इसके अंदर आ गए थे। इट रेज्ड अ वेव ऑफ डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इससे एक डिसकंटेंटमेंट मतलब इससे एक ब्रिटिश रूल के प्रति जो था ना लोगों का गुस्सा उठा, तो बहुत लोग चिढ़ गए थे अब ब्रिटिश से। तो अब आगे जाके 1798 तो हो ही चुका है, अब आगे जाके क्या होगा? रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, क्योंकि 1798 हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और ये हमारे जो ज़मीन है वो भी एक्वायर करने लग गए हैं, लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी ले आए हैं, जिससे किसान परेशान है। किसान तो है ही परेशान, किसानों का इतना नुकसान कर दिया, किसान बेचारे टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लैंड रिवेन्यू सिस्टम से एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉइटेशन हो गया, और सोना तो ये हमारा पहले ही लूट के ले गए थे, और सब्सिडियरी लाइन से प्रिंसली स्टेट इनके कब्ज़े में आ गई जो टैक्स नहीं पे कर पाती थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनके कुछ एक दो थे ऐसे लोग जिनके कुछ खुद का बच्चा नहीं था थ्रोन के लिए बैठने, राजा बनने के लिए, तो वो वाली स्टेट भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर आ चुकी थी। तो अब क्या बात हुई? अब ये बात हुई कि आगे चल के वैसे तो 1773 से इनकी रेगुलेटिंग एक्ट आएगी, जिसमें ये कंट्रोल करेंगे हमारी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो ये अपने उसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लाते थे। 1833 की चार्टर एक्ट, ऐसे एक्ट आती थी, रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर एक्ट आती थी हर 20 साल के बाद, ठीक है। ये सब चीज़ें चल रही थी इंडिया में, और इंडिया में जो इनके अलावा और यूरोपियन कंपनी थी वो भी चल रही थी, और फाइट्स होती थी, और भी चीज़ें होती थी। वो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, उनकी सेपरेट वीडियो आई थी कि कैसे अहमद शाह अब्दाली होता है, अटैक होता है, उसका भी सब चीज़ें होती है। पानीपत का युद्ध भी होता है इस बीच, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होती है, ठीक है। 2 तो हमने पढ़ ली थी, और थर्ड भी होती है इसी बीच 1757 में होती है एक, पता नहीं मैं आपको बताऊंगी कब होती है, वो अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और हमें ये देखने की ज़रूरत है अब पता है क्या होगा? अब होएगा रिवोल्ट ऑफ 1857, जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मुग़ल एम्परर जो थे ना, उनको तो उनकी इज्जत मतलब रिस्पेक्ट करते ही थे ब्रिटिश, बट रिस्पेक्ट मतलब पूरी सेंस में नहीं करते थे ये, मतलब एक तरीके से टॉफ़ी देते थे कि कोई ना पॉलिसी दे दी, कोई छोटा सा
इनाम दे दिया, कोई छोटा सा लालच दे दिया, बस ऐसे ही। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 हम पढ़ेंगे। और फिर मैं धीरे धीरे और भी क्लासेस लाऊंगी और कुछ वीडियोस में सेपरेट लाऊंगी, जिसमें जैसे ठीक है गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयस की, वो भी हमें पढ़ना रहेगा। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।